मित्रों नमस्कार। डॉक्टर प्रकाश मनु जी की अगली कड़ी में आज का शीर्षक है स्पष्टवादिता का परिणाम। मनु आज अस्पताल जाने के लिए घर से निकले। उनके एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया था, उसी से मिलना था कि रास्ते में अचानक एक महिला ने उनका रास्ता रोक लिया और बोली, आज आपको आना होगा। कहाँ? मेरी पहली पुस्तक का विमोचन है, कहानी संग्रह। शायद भावुक हो रही थीं और कारण पहला कहानी संग्रह जिसका विमोचन कुछ खास लोगों के हाथ से करवाना था। महिला ने एक गुलाबी रंग का कार्ड थैले से निकाला और पकड़ा दिया। मनु ने जब खोलकर लिफाफा देखा तो पाया कि जिसे वो नहीं चाहते थे वही व्यक्ति आशीर्वचन देने वाला है और कुछ चालाक बुड्ढों के भी नाम थे। मनु ने महिला से कहा, बड़ा अच्छा कार्ड छपवाया है आपने, और यह और भी अच्छा किया कि चौधरी जी को बुलाया है विमोचन के लिए। तुम्हारी असल में खासियत यह है कि तुम वक्त की नब्ज पकड़ने में माहिर हो। मनु के इस व्यंग्य से महिला तिलमिला गई और बोली, क्यों चौधरी जी, आपको इतने बुरे लगते हैं? वो बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हीं से करवाना चाहिए। मैं तो अपने कई इष्ट मित्रों की भी सलाह ले चुकी हूँ। तभी मनु जी बोले कि मैंने भी कई इष्ट मित्रों को सलाह दिया है कि इन्हीं से विमोचन करवाएं। कांग्रेस के लोकल लीडर हैं, एमपी हैं, क्या बुरे हैं? शक्ल भी जरा ठीक ठाक ही है, फिर मजमा लगाना उन्हें आता है। जब वे इधर उधर 10 जगहों पर मुंह धसाते रहते हैं, जैसे गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग, दंगे इत्यादि में, और अपराधियों के तो वो सरगना हैं ही, तो यहाँ धंसे चले आए तो क्या बुरा है? सच। मनु दिलासा देते हुए बोले, अभी पहली किताब है तो एमपी ठीक हैं, अगली किताब हो तो जरा मंत्री लेवल का आदमी देखना, फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीढ़ी इसी तरह बनती है। अब अपने को काबू में नहीं रख पाई वो महिला और बोली, देखिए आप सैडिस्टिक हैं, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। इतनी देर से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप क्या समझते हैं? आप मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वे बोले, नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। एक कहानीकार कहानियाँ लिखने के साथ साथ बोलता भी तो है। लिखता है कि मेरी कहानियों में विश्व भावना है, जन जन की पीड़ा है, दुख का पका हुआ फोड़ा। तो तुम भी बोलो कि ये चौधरी जी जो हैं, इनको आपने इसलिए चुना है कि इनमें विश्व भावना है, जन पीड़ा और दुख के पके हुए फोड़े की समझ है, आदि आदि। यही तो तरीके हैं और तुम मात खा रही हो। तुम न बोलकर मात खा जाओगी। मनु का उद्बोधन वाली शैली काम दे ही जाती है। बात कुछ बढ़ गई। वो बोली, यानी कि कोई एमपी आपके ख्याल से ऐसा आदमी है जो कहानी की गोष्ठी में आने के अयोग्य है क्योंकि वो एमपी है? ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर सही क्या है? वो बोली, शायद आपके ख्याल से कहानी की गोष्ठी में सिर्फ कहानीकार ही आए। अब कुछ समझाने के ढंग से बोली, मनु आप शायद जानते नहीं हैं, वे अच्छे आदमी हैं। कई मामलों में उन्होंने मेरी मदद की है। कई मामलों में? वो उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। वो एमपी ना होता तब भी क्या इतने ही अच्छा? मनु के होंठ टेढ़े हो गए, आंखें नफरत से बुरी तरह खिंच गईं। अब तो हद हो गई थी। महिला उठी और भुन 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 करती हुई बाहर चली गईं। दफ्तर से घर लौटने की तैयारी में ही थे कि चपरासी ने बताया, साहब आपके लिए फोन। उनकी आशा के प्रतिकूल दूसरी ओर से फोन पर उसी महिला की हंसती हुई आवाज आई, आप आइए श्रीमान मनु, चौधरी जी को मैंने मना कर दिया है। ये मना कर दिया है? कैसे? उन्हें सचमुच यकीन नहीं हुआ। अब यह क्या नाटक? वो बोली, कुछ नहीं, मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, गोष्ठी जरा ढंग की नहीं है, फिर आपको क्यों तकलीफ दी जाए, आगे कभी कष्ट दूंगी। अब उनको क्या याद रहता है कि
डैश डैश। याद रहा भी हो तो क्या, अगले संग्रह का करवा लेना उनसे, ऐसा सुझाव दे डाला मनु ने। कुछ कहानियां तो बची होंगी अगले अंक के लिए, नहीं तो लिख डालो। मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको आना है, नहीं तो आपसे झगड़ा होगा। कार्यक्रम एकदम अनौपचारिक है, कोई दिखावा नहीं है। ठीक है, आऊंगा, कहकर रिसीवर रख दिया और विचारों में खो गए। देर तक देखते रहे, मरा हुआ चूहा। ज्यादातर गोष्ठियों में वो आते जाते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादातर गोष्ठियां बाजार का गणित और लेखकों का कद वद देखकर आयोजित की जाती हैं, और विमोचन गोष्ठियों में तो एकदम नहीं। ये कार्यक्रम एकदम बोर और पिटे हुए होते हैं। लेकिन महिला ने इतनी दफा कहा था और इतनी जिद की थी, इसलिए वो किसी तरह खुद पर जबरदस्ती करके वहां चले गए। वहां वो महिला थी, बहुत से अधेड़ और कच्चे पक्के बुढ़ों के बीच घिरी हुई। ऐसे बुढ़े जिन्होंने उम्र भर जुगाड़ तुगाड़ के सिवा कुछ न किया था, सिर्फ टोपियां पहनाई, टोपियां बदली थी, शांति पाठ किया था, और जहां मक्खन मलाई थी वहां पूरा का पूरा सिर दे दिया था। बहुतों को मारकर वे जिंदा थे, और उनके गालों की लाली जवानों से बेहतर थी। अगला शीर्षक है 7 बुढ़ों के चक्रव्यूह में असहाय तरुणी लेखिका। कार्यक्रम आरंभ हुआ। एक बुढ़ा जिसकी आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा था उठा, लेखिका के सिर पर हाथ फेरता रहा और बोलता रहा, अच्छा लिखती हो, ऐ अच्छा, बहुत अच्छा, ऐ बल्कि बहुत बहुत अच्छा, ऐ। फिर उसके नकली दांतों का सेट गिरा तो उसे उठाने के चक्कर में उसे बैठ जाना पड़ा। दूसरा बुढ़ा, जो अभी अभी किसी बड़ी सरकारी सेवा से रिटायर होकर आया था और अभी तक खुद को डैशिंग पर्सनैलिटी समझता था, तथा देर तक लेखिका के गालों को सेब समझकर खाने के लिए इस कदर धड़धड़ाता रहा कि वह बोलना ही भूल गया। बड़ी देर के बाद उसके मुंह से शब्द निकले, अच्छा लिखती हो, हाँ अच्छा। तीसरे बुढ़े ने लेखिका के माथा को चूम कर बड़े प्यार से दाद दी, बहुत अच्छे। चौथे बुढ़े की निगाहें देर से लेखिका की नासिका की नोक पर बैठी चुम्मा चुम्मा गा रही थी। उसने अत्यधिक प्यार से लेखिका के मन में छपी हुई संभावनाओं को टटोला। पांचवें बुढ़े का हाथ, जिसे अपने बालों को रंगते हुए 30 बरस हो गए थे, लेखिका की पीठ सहलाते सहलाते जरा नीचे तक चला गया। बोला, बस बस, इसी को मेरा आशीर्वाद समझना लड़की। छठा बुढ़ा, जो बड़ी देर से जला भुना बैठा था, महिला के कंधे का सहारा लेकर खड़ा हुआ। कुछ देर पकड़कर खड़ा रहा और फिर कुछ लंबी सुवासित सांसें लेने के बाद झटके से बैठ गया। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कराह रहा हो। इसी को उसकी प्रशंसा का टिपिकल स्टाइल माना गया। सातवें बुढ़े ने महिला की फूली फूली ठोड़ी को अपनी लार टपकाती होठों से सहलाया और कुछ कहना शुरू ही किया था कि उसकी धोती ढीली। तौबा तौबा, और मनु उछल कर बाहर आ गए। घर तो वे चले आए, मगर उनके हृदय में वहीं के दृश्य चल रहे थे, और सपने में भी उन्होंने उन्हीं लोगों को देखा जो किसी न किसी बहाने उस महिला लेखिका को बस अपनी गोद में लिटाना चाहते थे। सातों बुढ़े झगड़ रहे थे उसे पाने के लिए। मनु का मन सोकर उठने पर इतना खराब हो गया कि गुसलखाने में जाकर उल्टी कर आए। उनके विचारों में एक ही प्रश्न चल रहा था कि इसे वो उस लेखिका की जीत कहें या हार। सोचते हुए उन्हें वो दिन याद आता है जब एक दिन डरते डरते एक सहमी हुई सांवली लड़की अपनी कहानी दिखाने लाई थी। वो इस कदर जनभीरू थी, इस कदर की बात करते रोती थी, बिना बात रोती थी। उसने बताया कि पुस्तकालय से लेकर उनका कहानी संग्रह सदी का आखिरी आदमी इशू कराकर पढ़ा तो मन आपसे मिलने का हुआ। आंखें उसकी झुकी हुई थीं मनु के पूछने पर कि उन कहानियों में उसे क्या लगा। वो बोली, कुछ अलग सी कहानियां लगीं। आपसे वो कहानियां पढ़ी गईं? दिक्कत नहीं हुई? मेरी समझ से कुछ कहानियां उसमें ऐसी भी हैं जिन्हें समझ पाना बड़ा आसान नहीं है जी। 33% तो सच कहूं मुझे भी समझ में नहीं आया, परंतु फिर भी कहानियां अच्छी लगीं क्योंकि वो मुझे अपनी ओर खींचती हैं। जो कहानियां मुझे अच्छी
लगीं उनके पन्ने मोड़ दिए हैं। लेखक मनु प्रसन्न थे ये देखकर कि कोई 1.5-2 दर्जन लोगों ने तो उसे कम से कम इश्यू करके पढ़ा था। अचंभे से भर गए कि मेरे भी इतने पाठक हो सकते हैं। और तो और आज उनमें से एक पाठिका तो उसे पढ़कर खुद घर मिलने चली आई थी। यह सुख कितने लेखकों को नसीब होता है, खासकर हिंदुस्तान में, जहां लेखक को लगातार हाशिए पर पटका जाता रहा है। वहां अपने वक्त के खलीफाओं के खिलाफ जो लेखक लिख रहा हो, उसका ऐसा सम्मान। लिहाजा मनु प्रसन्न अभी महसूस कर ही रहे थे कि उस सांवली सी लड़की ने अचानक हस्तक्षेप किया। कुछ कहानियां मैंने भी लिखी हैं, एक तो अभी परसों ही खत्म की है। कोई हफ्ते भर के अंदर मैं काफ़ी परेशान रही, लेकिन परसों लिख ही डाली। अब पता नहीं कैसी है, पर अरे तो लाई क्यों नहीं, लाना चाहिए था, मनु ने स्नेह और अनुरोध से मिश्रित शब्दों में कहा। उसने कहा, मैंने सोचा कि पहली मुलाकात में ही ठीक नहीं लगता, तो सोचा अगली बार लाऊंगी अवश्य। मनु हल्के से डांटते हुए बोलते हैं, वाह ये क्या बात हुई। असली मिलना किसी रचनाकार से तो उसकी रचना को पढ़कर ही होता है, क्योंकि जो हम आम तौर से कह नहीं पाते वो हमारी रचना कह देती है। और अगर ऐसा न होता तो शायद रचना की जरूरत ही न रह जाती। तभी पत्नी चाय लेकर आ जाती हैं और वो लड़की पत्नी से मुखातिब हो गई। और एक लेखक की पत्नी होकर आप कैसा महसूस करती हैं? कहा जाता है लेखक घर से कुछ और होता है, बाहर कुछ और। इस बारे में आपका क्या कहना है? घर में कुछ और, बाहर कुछ और, प्रश्न चिन्ह लगाकर वो बोली। आपका क्या मनु से कभी कभी झगड़ा भी होता है? उनको गुस्सा कब और किन बातों पर आता है? पत्नी सभी सवालों को संभालते हुए जवाब देती जा रही थी। मनु तो सोच में पड़ गए, और स्थिति ये कि इस रुख के लिए वो तो तैयार थे नहीं। इसलिए पत्नी की चतुराई काम आ गई और वे आश्वस्त हो गए कि जैसे बचपन में लंगड़ी टांग खेलने में एक एक घर बचा ले जाते हुए खिलाड़ी, पत्नी ने भी वही कर दिखाया। लड़की के चले जाने के उपरांत पत्नी ने कहा, लड़की तेज है, जरा बच के रहना। मनु बोले, मेरे पास क्या धरा है जो डरे, और हंसकर बोले, अपना सब का सब तो तुम्हारे दिल की संदूकची में बंद है रानी। पत्नी ने दुष्ट कहकर चिकोटी काट ली। अब सिलसिला शुरू हो गया सांवली का कहानियां लेकर आने का, और कोई 1.5 साल तक चलता रहा। पत्नी की चेतावनी के बावजूद भी धोखा खा गए दोनों। उसकी कहानियों में पत्नी ने दिलचस्पी लेनी आरंभ कर दी थी और खूब चर्चा बहस मुबाहसे कर किसी का आरंभ तो किसी का अंत सुधार कर उसका उत्साह बढ़ाने लगी, और पत्र पत्रिकाओं में वो भेजने लगी। वे कहानियां छपी, खूब उनकी प्रशंसा भी हुई, और वे निसंदेह थी ही इस लायक। पर अब सिलसिला नंबर 2 आरंभ हुआ। उसने असली रूप दिखाया। उसने कोई जबरदस्त प्रकाशक ढूंढ लिया जो उन कहानियों का एक बड़ा संग्रह छापने को तैयार हो गया। फिर हिंदी के दिग्गजों के पास जा जाकर उन कहानियों के बारे में सर्टिफिकेट इकट्ठे किए और उन्हें कहानियों के साथ नत्थी किया। इस दरमियान वो उनके घर भी बराबर आती रही। हालांकि उसकी आवृत्ति कम होती गई और घर आने के बजाय दफ्तर या मंडी हाउस के किसी कोने में मुलाकात होती। अब उसकी बातों का स्वरूप भी बदल गया था। औपचारिक बातें जैसे भाभी कैसी हैं, दिन भर घर पर क्या करती रहती हैं, उनकी हंसी मुझे याद आती है, वो बहुत सरल सहज हैं, यही बात मुझे अच्छी लगती है। वैसे भी कोई विद्वान पत्नी मिली होती आपको तो बड़ी मुश्किल होती। मनु भीतर ही भीतर गुस्से से भर जाते, किंतु ऊपर से कह अवश्य देते, चलो कुछ तो याद है तुम्हें। 1-2 संकेत तो उसके ऐसे भी थे कि मनु अब समय के लिए फिट लेखक नहीं है और वह समय से आगे निकलती जा रही है। मनु जानते हैं कि यही 2 दुनियाओं का फर्क था। मनु को जब उसने अपनी पुस्तक की पहली प्रति भेंट में दी थी, तभी किताब के विमोचन की योजना भी बताई थी कि अगर उससे विमोचन करवाऊंगी तो पुस्तक रातों रात चर्चा में आ जाएगी, मगर उससे करवाऊंगी तो प्रश्न चिन्ह। तुम भी ऐसे चक्करों में
पूछा था मनु ने, और डांटते हुए बोले थे, अगर लिखना है और सच में लेखक की तरह लिखना है तो छोड़िए नाटक। उत्तर स्वरूप वो बोली थी, आपके जमाने से हमारा जमाना बहुत बदल गया है मनु। आप नहीं जानते कि आज जब मनु ने गोष्ठी में चालाक बुढ़ों के बीच उसी लड़की को मेमने की तरह खुद को छोड़ते हुए पाया तो उन्हें लगा केवल वह स्वयं ही नंगी नहीं हुई बल्कि उसके साथ साथ बहुत कुछ बेपर्दा हो गया है। उन्हें याद है जब पहली दूसरी बार मिली थी वो, तो उसने कहा था, बच्चे बच्चे तो सभी औरतें पैदा कर देती हैं, मैं तो कुछ ऐसा कर गुजरना चाहती हूँ कि लोग कहें, हाँ शिखा गुप्ता भी कुछ हैं। मनु जी बुदबुदाते हैं, कहानीकार बनना चाहती हैं शिखा गुप्ता, मोर मुकुट, मगर ऐसे ऐसे तुम चाहती थी अपना सम्मान। तुम शायद भूल गई हो कि आजकल ये मोर मुकुट सिर्फ नंगों को ही मिलता है। मनु अपने को निराशावादी मानते हैं और अपने मित्र से कहते भी हैं कि अगर आप नाटक लिखें तो उसका नाम रखें, क्योंकि मैं मनु निराशावादी हूं। निराश के इसी दौर में एक बार उनके हाथ लगी हीरे का हार। मोपासा की कहानी हीरे का हार पढ़कर उन्हें लगा कहानियों के मायने भी बदलते हैं। पूरी जिंदगी जिसे आप सबसे कीमती, सबसे अर्थवान समझ रहे थे, उम्र के आखिरी दौर में पता चला कि वो तो हीरे का नकली हार है जिसकी कीमत कुछ भी नहीं, और आपने पूरी जिंदगी गर्क कर दी। अपनी कला साहित्य एक एक कर हर चीज ठुकराते गए, मूल्य ठोस मूल्य, और एक दिन पता चला ठोस जीवन मूल्य। और यही सारी कला साहित्य जिसके पास है, समझदारी सब उसके पैरों तले है, संस्कृति और नैतिकता को ठोकरें मारता है और तुम्हारे जैसों को ताली बजाने के लिए उपस्थित किया जाता है। तो काम करो और पैसा। आज मनु सोच में पड़ गए कि वो किसे असली हीरे का हार समझ रहे थे और सच में क्या है। जवानी और बचपन दो अलग अलग धुरियां हैं जीवन की। आज जब समाज की सच्चाइयों को समझने की समझ आ गई है कि बचपन कभी जाता नहीं, यहाँ तक आते आते एक अलग जीवन जिया जाता है, एक अलग कहानी, जैसे कि 7 रंग हैं, लेकिन सबका अपना अलग रंग है। उन्हें याद है कि बड़े लाड़ प्यार से वे पाले गए। उस समय उनकी सही गलत सभी जिदें मान ली जाती थीं, और उस समय मनु को लगने लगा था कि दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो उनसे ऊंचा हो। राजा, प्रधानमंत्री अपनी जगह हो सकते हैं, मगर वो तो उनसे भी बड़ी हस्ती हैं। एक बार जब वे नर्सरी में पढ़ते थे, एकदम छुटपन की बात है, तब दुकान पर गए। पिता ने न जाने किस खुशी में छेद वाले एक एक पैसे के सिक्कों की खूब लंबी सी माला बनाकर उनके गले में डाल दी और बोले, जा बेटे घर जा। इस बात को वे दिल में लेकर महीनों तक सपनों में राजा बने रहे। और विक्रमादित्य का एक सिंहासन था जो उन्होंने बैताल पचीसी से चुराया था। अक्सर मुकुट लगाए वो वहां जमकर बैठ जाते और फिर तो क्या, जग भर का मुजरा लेते। दूसरा प्रसंग, जब वो थोड़े बड़े हो गए थे, यही कोई 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, वो ये जानते थे कि अच्छे कोट पैंट पर रंग डालने का अर्थ है उसका सत्यानाश करना। लेकिन चूंकि वे अधिक दुस्साहसी थे, इसलिए घटना घट गई। होली से 2 दिन पहले की बात है। भसीबन साहब बढ़िया कोट पैंट पहने हुए अकड़ कर चल रहे थे और उन्हें सबक सिखाने के लिए मनु ने पिचकारी भरकर सारा रंग उनकी पीठ पर खाली कर दिया और उनके ब्राउन कोट पर गहरा गहरा बैंगनी रंग का डिजाइन बना इस कदर खुश हुए मानो स्वर्ग का खजाना लूट लिया हो। उनकी आंखों में अंगारे दहक उठे और मनु के पीछे दौड़े, मगर उम्र का तकाजा कि 1 2 3 और घर के अंदर। वे भी घर के भीतर तो घुसना चाहते थे, लेकिन दहरी से टकरा कर लुढ़क पड़े और धीरे सीधे सीधे लंबलेट हो गए। उस जगह पर बिखरे हुए रंगों में जो बचे हुए थे और भी सन गए। बस गनीमत ये हुई कि उनको अधिक चोट नहीं आई। बहरहाल भीतर आकर माँ से शिकायत की तो माँ ने प्यार से झिड़क दिया, अरे रोशन, तुझे होली पर इतना बढ़िया कोट पैंट पहनकर निकलने की क्या जरूरत थी? लड़कों का तो त्योहार है। वे तो शैतानी करते बेचारे चुपचाप सिर झुकाए लौट गए और मनु तो सारे बच्चों के साथ छिपकर
उनकी हालत का नज़ारा ले रहे थे। फिर दौड़ पड़े मैदान की ओर। हालांकि बाद में उन्हें डांट मिली, पर भसीबन साहब से कम। आज भी संवेदनशील है मनु, और बचपन का एक और किस्सा भी सिद्ध कर देता है कि वो बचपन से ही भावुक थे। एक बार उनके घर के सामने बूढ़े कमजोर से हकीम साहब रहते थे। उनका उस समय घर पर बन रहा था। उन्हें लेकर कुछ उन्होंने झूठ बोल दिया था और घर वालों ने हकीम की ऐसी तैसी कर डाली थी। मनु को गिल्ट हुआ, मगर घर वालों ने उन्हें बुरी तरह जलील किया था और उनकी सफाई सुनने को भी कोई तैयार न था। ये सब देखकर उनका मन अंदर से बोलने को कर रहा था कि वे ठीक हैं, मैंने झूठ बोला है, मगर आत्मसम्मान का झूठा भाव मन में होने के कारण कह नहीं पाए। बाद में उनके सहपाठी ने, जो बहुत गरीब था, उसने उनसे पूछा था क्या मिला। उस समय मनु रो पड़े थे। आश्चर्य भी हुआ था उन्हें कि वो सहपाठी उन्हें इस कदर समझता है। उम्र दोनों की एक ही थी, लेकिन उनसे समझदार अधिक था। बड़ा गरीब था, साइकिलों के पंक्चर लगाता, किसी तरह पढ़ाई करता और घर से अलग रहकर ठाट बाट से घूमता रहता था। उसी दिन से मनु समझ गए थे कि गरीबी खुद में एक गुरु होती है, एक छोटे से बच्चे को बुजुर्ग बना देती है। बहरहाल वह पश्चाताप, वह गिल्ट उन बूढ़े श्वेतकेशी हकीम साहब को उनके खामखा झूठ बोलने से जो कुछ सहना पड़ा था, उसका संताप आज भी उनकी आत्मा को सुई की तरह छेदा करता है। हालांकि थोड़े समय बाद ही वो गुजर गए थे। एक तीसरी घटना जो देखने सर्दियों की एक सुबह उनकी भाभी कमरे में जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी और मनु पढ़ रहे थे। इतने में मेज के नीचे से कूड़ा निकालते समय ऊपर रखा दूध का गिलास लुढ़क गया और उनका चेहरा हक्का बक्का। ये क्या? उन्हें भयभीत देखकर उन्होंने कहा, आप पोछा लगा दीजिए, बस दूध की चिंता छोड़ दीजिए। अब उनकी इच्छा ये हो रही थी कि किसी तरह भाभी को डांट ना पड़े, लेकिन भाभी थी कि झूठ बोलने को तैयार न थी। बाद में सास की झिड़की खाकर भी वो दूध ले आई थी और बोली, लो मनु, दूध पी लो। कितना कमज़ोर हो गया है। अब न माँ है न भाभी और ना ही नंदू भैया, जिनके मुंह से बात निकलते ही वो सारे दिन एक पैर पर काम करती रहती थी। चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आती थी। वे सब तो चले गए, आज समय भी चला गया, लेकिन ये छोटी छोटी सी घटनाएं बरबस याद आती ही रहती हैं। उस वक्त बचपना था और शरारतें नस नस में भरी थीं। इसीलिए आज जब वे सोचते हैं तो पाते हैं कि यदि वे चाहते तो उस दिन दूध को गिरने से बचा सकते थे, लेकिन मन में ये भाव कहीं छिपा था कि दूध गिरे और भाभी को डांट पड़े। इसी को तो शायद बचपना कहते हैं। लेकिन आज उनका मन याद करके स्वयं के मुंह पर चांटे मारने को होता है। क्या यह संवेदनशीलता नहीं है? पाठकों के लिए भले ही ये सभी घटनाएं मामूली और छोटी पढ़ने में लगें, किंतु मनु के जीवन के लिए ये सभी घटनाएं एक खास स्थान रखती हैं। आज न जाने क्यों मनु को नींद की जगह अतीत की घटनाओं ने घेर लिया था और इसीलिए फिर से एक बार उन्हें नंदू भैया याद आ गए। वे तो यह भी मानते हैं कि उन्होंने अपना रक्त देकर उन्हें बचाया। कितनी बार उनके लिए डांट खाई, लेकिन उन्हें प्यार करना नहीं छोड़ा। उन्होंने मनु के लिए अपना बलिदान कितनी बार दिया। घर में जब जब उनके खिलाफ होते थे लोग, तब तब वो खुलकर उनका साथ देते थे और कहते थे, मनु, मैं तो कुछ बन नहीं पाया, जिंदगी भर यूं ही नमक घी तेल तौलता रहूँगा, मूंग और मसूर का हिसाब जोड़ता रहूँगा, पर तू कुछ बनना अवश्य। वे चुपके चुपके उनके द्वारा लिख देते थे, अच्छी, बहुत अच्छी, कहीं कहीं कुछ कसर है। वह सब कुछ उस समय महत्वपूर्ण नहीं लगा करता था, किंतु आज सचमुच बड़ा ही कीमती लगता है। मनु के मन में घुमड़ घुमड़ कर बेचैनी बढ़ा देता है और कभी कभी संतोष भी देता है। रात के 2:30 बजे थे, मगर नींद है कि आ ही नहीं रही। बस अतीत के पन्ने दर पन्ने उल्टे जा रही थी। ऐसा भी नहीं कि वे केवल ये सभी बातें स्वयं तक सीमित रखते हैं, नहीं, मौका मिलते ही पत्नी को भी सभी घटनाएं बताते हैं। एक बार वे अपनी पत्नी से बोले, मैंने तुम्हें क्या वो प्रसंग बताया है जब नंदू भैया को सांड ने मारा था? तो वो बोली, नहीं, वो 5-6 साल के होंगे, बस्ता लेकर पढ़ने जा रहे थे कि अचानक सांड ने उन्हें पटक दिया और सिर पर 14 टांके लगाने पड़े थे। हालांकि उनकी रुचि पढ़ाई में थी
और तो और कुछ कुछ गाने में भी थी। कहते हैं कुछ समय के लिए तो उन्होंने तबला भी सीखा था और लगातार एक मास्टर जी से के यहाँ जाकर बराबर रियाज किया करते थे, एकदम अल्लाह रखा खान की तरह। माया की बड़ी बड़ी आंखें फैल गईं कि नंदू भैया और तिरकिट तिरकिट, यह उनके लिए एक अलग सा क्लोजअप था। घर वालों की नाराजगी के बावजूद भी लंबे समय तक उन्होंने संगीत साधना जारी रखा था। बाद में इस पथ पर ज्यादा दूर तक वो नहीं जा सके। पत्नी ने सुना और फिर धीरे से चाय बनाने चली गई। तभी दोनों बेटियां घेर लेती हैं मनु को और बताती हैं कि बुलबुल ने उनके घर में घोंसला बना लिया है और अंडे भी दिए हैं और अमरूद के पेड़ पर दोनों बैठे हैं और वहीं उनके मम्मी पापा भी। अब तो पति पत्नी बेटियों द्वारा बताई गई सूचना को सच है या नहीं देखने के लिए मनु चाय का कप लेकर बाहर आते हैं तो देखते हैं सच में बुलबुल है। घर में मानो आनंद का मेला लगा हो। एक तरफ पक्षी बुलबुल का परिवार और दूसरी तरफ मनु का परिवार। बच्चियों ने मनु से अब लगातार एक के बाद एक पक्षियों पर प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। किसी का उत्तर मनु देते हैं और किसी का उनकी पत्नी सुनीता जी। सच मानिए मनु को अपने परिवार से बड़ा ही प्रेम है और वो केवल कहते नहीं, समय आने पर जताते भी हैं। जैसे किसी प्रश्न का सही उत्तर बेटी जब देती है तो उसे घसीट कर अपनी ओर उसका माथा चूम लेते हैं और कहते हैं तू तो बहुत सयानी है मेरी बेटी, है ना। बच्ची की आंखें प्यार पाकर जगमगा उठती हैं और तभी दोनों पति पत्नी की नजरें घूमती हैं और पाते हैं कि बिटिया गायब। दोनों आंखों में ही प्रश्नवाचक क्रिया का आदान प्रदान कर ही रहे थे कि बड़की हाथ में एक कॉपी लेकर दौड़ी चली आई। उसे देखकर दोनों को लग रहा था मानो बेटी अकेली नहीं दौड़ रही है, उसके साथ नदियां, पहाड़, फरिश्ते, आसमान और दिशाएं और बहुत कुछ उसके साथ दौड़ रहे हैं। तभी वो बोली, पापा देखिए ना, मैंने एक पिकनिक का चित्र बनाया है, कितना बढ़िया है। दोनों देखकर दंग हैं। सारी की सारी मौज मस्ती उस चित्र में उतर आई थी। बेटी ने ध्यान भंग कर पूछा, कैसा है पापा? अच्छा है मेरी बेटी, पूरी आर्टिस्ट है। वो पीठ थपथपाते हैं और पत्नी वात्सल्य से भर उठती है। पत्नी के चेहरे पर पारिवारिक सुख की कांति साफ साफ उन्हें झलकती हुई दिखाई दे रही थी और मनु ऐसे में बुलबुल के परिवार को अमरूद के पेड़ पर निहारने लगे थे जहां से पीऊ पीऊ की आवाज आ रही थी। साहित्य के जुड़े होने के नाते जाहिर है मित्र भी साहित्य पसंद होंगे। एक मित्र जो बड़ा खुलकर बोलते थे, एक बार मनु उनकी चपेट में आ गए और बातों ही बातों में यूं लेखक वर्ग को झाड़ मारी कि अंत में उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं इशारा उनकी ओर तो नहीं है। दरअसल बात यह हुई कि मनु की एक किताब अकादमी के अनुदान से छपी थी। अकादमी की पत्रिका में 2-1 रचनाएं भी आईं और उन्हें वहां से कुछ न कुछ मिलता भी रहा। इसी वजह से आज शुरू हो गए थे शायद। मनु लेखक की जगह में क्या समझता हूं जानते हो, इस बात के लिए भले ही मैं पागल समझा जाऊं या सनकी, लेकिन कहूंगा वही जो मैं हूं। हर हाल में सोचता हूं और उसके लिए भले ही मुझे गालियां खानी पड़े। लेखक का गहना आभूषण तो गालियां ही हैं। हाँ, मेरा साफ साफ मानना है कि ये जो तुम्हारी पूरी की पूरी सत्ता है और उसके जो शीर्ष पुरुष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह, लेखक उन सबसे बड़ा है। जहां लेखक खड़ा हो वहां प्रधानमंत्री के लिए गर्व की बात है, मगर लेखक के लिए यह कोई गर्व की बात नहीं हो सकती। वो फिर बोले, मुझे पता है ये सब तुम्हें अजीब लग रहा होगा सुनकर, लेकिन परवाह नहीं, मैं तो कहूँगा ही। अभी कल ही की तो बात है, मेरे हाथ में अखबार था और अखबार में लेखकों के चेहरे बीच में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। महामहिम हंस रहे थे, लेखक हंस रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं मुझे कैसा लगा। मुझे लगा जैसे ये सारे के सारे लेखक इस बात से परम मुग्ध और अघाए हुए हैं कि वे राष्ट्रपति के साथ हैं। ये हंसी इसी सौभाग्य को पाने की हंसी है कि सुनो ओ लोगों, हम लेखक हैं, हम खास लेखक हैं, इसलिए राष्ट्रपति के साथ हैं। और जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि मेरी मुट्ठियां भींच गई हैं। मनु, मैं सच कहता हूं, अगर मेरे पास बंदूक हो और मेरे सामने 2 लेखक हों तो मैं उन्हें गोली मार दूं। मुझे ठीक ठीक यकीन है
और मैं पूरे भरोसे से ये कह रहा हूं कि गोली मारने से कम कोई सजा ऐसे अपराध की हो ही नहीं सकती। मनु को लगा बात खत्म हो गई और सारी भड़ास निकाल चुके, मगर ये क्या, वो फिर शुरू हो गए। तुम पूछोगे क्यों? तो जनाब मेरा ये है जवाब कि ये लोग लेखक जो हैं, लेखक के बाने में सामाजिक अपराधी हैं। ये वो लोग हैं जो लेखक का पद, लेखक का सम्मान छोटा करते हैं। वरना लेखक तो हमेशा सत्ता के विरोध में खड़ा हुआ आदमी है। वो इसीलिए जनता का आदमी है कि जनता की वो अंतिम अदालत है। जब हर कोई उसकी गुहार ठुकरा देता है तो लेखक सुनेगा। लेखक फौरन पांव में चप्पल डालकर उस आदमी के साथ जाता है और डीसी के आगे खड़ा हो जाता है। मिस्टर फला, इस आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। आप अब डीसी कांप रहा है, नहीं कांप रहा है तो उसे कांपना चाहिए कि लेखक इस आदमी के साथ आया है। क्यों आया है? कोई जरूर अन्याय हुआ होगा। अब उस आदमी की मांग को ठुकराने की हिम्मत डीसी में नहीं है और वो सही काम में भी न करता है तो लेखक के साथ पूरा शहर खड़ा है और डीसी को लगता है वो कैसा डीसी है, उसे तो शहर में तिल धरने को जगह नहीं मिल रही। जहां जाता है वहां विरोध, जहां जाता है वहीं पोस्टर और नारे। यानी लेखक सिर्फ लेखक नहीं, जनता की सत्ता है। इस देश की सबसे गरीब और सर्वहारा जनता की सत्ता। और लेखक अगर यहां विश्वासघात करता है, सत्ता का पिट्ठू, सत्ता का दलाल बन जाता है, राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खीसे निकालता है, तो उसे क्यों ना गोली मारनी चाहिए? या इसमें बुरा क्या है? मैं नहीं समझ पाता। तुम मुझे अब सनकी कहो या जो भी जी में आए कह सकते हो। मनु गौर से सुन रहे थे और उनकी लाल पीली आंखों के बीच बैगनी डोरों को भी देख रहे थे। उनकी भ्रुकुटियां तन गई थीं और गाल कांपने लगे थे। ताज्जुब की बात यह कि आवाज में अब भी उनके वही जोश था। मनु ने धीरे से अपने मन को टटोला और सोचा कि शायद मित्र मेरी किसी कमजोर नस पर तो चोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ठहरे आखिर लेखक ही। एक दिन बातों ही बातों में कहानी पर चर्चा होते होते बात यहां तक आ पहुंची कि अच्छी कहानी किसे मानी जाए। मनु के अनुसार एक वाक्य में वो कहानी जो कहानी जैसी न हो फिर भी कहानी हो। वे तमाम कहानियां जो कहानी के फ्रेम में फिट हो जाने वाली कहानियां, उन्हें वो रचना ही नहीं मानते। कहानी तो दूर की बात, वे कहते हैं कि उन्हें अनगढ़ से अनगढ़ कहानी मंजूर है, मगर ऐसी कटी छटी तराशी हुई कहानी नहीं जो अब तक पढ़ी गई कहानियों से अलग कोई बात नहीं कहती। यही बात कविता के लिए भी, उपन्यास के लिए भी उन्हें कहनी है। यानी कि लोग कुछ थोड़े से परेशान हों, चकित हों, यहां तक कि चौंके भी कि अच्छा, कविता ये भी हो सकती है, कहानी ये भी, उपन्यास ऐसा भी। हर बड़ी रचना इस तरह एक शॉक ट्रीटमेंट पाठक के लिए एक तरह का सुखद मानसिक आघात भी लेकर आती है। हालांकि उन्हें गलत न समझा जाए, इसलिए उन्होंने ये सफाई भी दी है कि रचना को बड़ा बनाने के लिए जानबूझकर ऐसा सुखद आघात यानी चौंकाने वाला तत्व रचना में जोड़ देना तो रचना करना नहीं हो सकता है। वो आए तो खुद ब खुद आए। अभिनव गुप्त का उदाहरण भी देते हैं, जैसे मिट्टी के सकोरे में मिट्टी की गंध रहती है, ऐसे ही कहानी का कहानीपन रहना चाहिए। एक दिन जब मनु रविवार के दिन हाथ में अखबार लेकर बैठे ही थे कि उन्हें आशंका थी कि आज मित्र सुमंत आने वाला है, लेकिन कभी कभी सोचा हुआ सच हो जाता है। ठीक वैसे ही यह बात आज सच हो गई और वार्तालाप आरंभ हो गया। मनु, ये किन चक्करों में पड़ गए हो? कुछ नहीं धरा है इन अखबारों में। मैंने आपसे कहा था सत्य पत्रकारों के साथ, उनके पास नहीं, सत्य आपके पास है, लेखक वर्ग के पास। पर मुझे आशंका है आप भी बहुत जल्दी इसे गंवा देंगे। मतलब गंवा तो चुके ही हैं। मनु अब जान गए थे इतने दिनों में कि मित्र सुमंत किन बातों से खुश होता है, इसलिए मनु की बात सुनकर वो बोला, हाँ अब बिल्कुल सही फरमाया आपने। मनु की पत्नी इतने में चाय ले आई और जो दोनों का वार्तालाप चल रहा था उसे सुनने के बाद वो भी वहीं बैठ गईं। तो मनु ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, कोई लेखक जब कुछ लिखता है तो यह सोचकर
हरगिज नहीं लिखता कि वह कोई मानक रचना लिख रहा है, यानी कोई आदमी यह सोचकर बैठे कि आज महान रचना लिखकर ही उठेगा। तो ऐसे महान रचना नहीं लिखी जाती। जब बननी होती है तो वो खुद ब खुद बनती है। हमारा काम, लेखक का काम तो लिखना है। वो रचना महान हो कि न हो, ये फैसले दूसरे करें, हम नहीं। हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि वो रचना हमें तसल्ली दे कि हमने उसमें कुछ कहा, अपने ढंग से कहा, अपना महसूस किया हुआ कहा, अपना और अपने समय का सत्य कहा। लेखक के लिए तो यही तृप्ति बाकी सब तृप्तियों से बढ़कर है। मित्र पूछ बैठे, मगर कोई रचना महान होती कैसे है? ऐसा लगा मानो उसके हृदय में कोई जिज्ञासु ऋषि विराजमान है। प्रश्नकर्ता बनकर मनु ने जवाब दिया, इसका कोई आसान फार्मूला मेरे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन मित्र ने फिर भी नहीं बख्शा, और वो, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। उदाहरण के लिए रेणु का मैला आंचल, इसे सच में महान रचना कह सकते हैं, और शायद सब आलोचक इस बात पर सहमत भी हों। लेकिन परती परिकथा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वो भी तो एक अच्छी रचना है, मगर उसमें क्या ऐसा मिस कर रहा है कि वह मैला आंचल की तरह महान नहीं हो सकी? तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, पर उसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। ये मुश्किल है, इसलिए हम रचना को अद्वितीय मानते हैं और कहते हैं कि कंप्यूटर सारे काम कर सकता है पर कविता नहीं लिख सकता। यहाँ पर आकर बात समाप्त हो जाती है। अगला शीर्षक अगले वीडियो में, कृति अंतस्तल में झांकने वाली दृष्टि। धन्यवाद।